नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 1 नवंबर, तो आज का मुख्य विचार है आज़ादी का मतलब है गरीबी, निरक्षरता का खात्मा खत्म होनी चाहिए और देश के लाखों उन मेहनत करने वाले लोगों को रहन के लिए सेहत, शिक्षा, कम से कम 2 वक्त भोजन की जो है वो पूरी उसको सहूलत मिले, तो हर व्यक्ति को बोलने का, लिखने का पूर्ण अधिकार हो। तो ये था आज का मुख्य विचार। अब बात करते हैं 1 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश सरकार ने भारत की जो राज्य व्यवस्था थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अपने अधिकार में इसको कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने। तो 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक जो शुरू हुआ। 1 नवंबर 1945 को तर्कशील रैशनलिस्ट नेता डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का सितारा गांव महाराष्ट्र में जन्म हुआ। तो 1 नवंबर 1950 को भाप वाले इंजन का पहला कारखाना जो था चित्तरंजन कलकत्ता में लगाया गया। 1 नवंबर 1953 को तो भाषा के आधार पर मद्रास में पहला नया राज्य आंध्र प्रदेश बना। 1 नवंबर 1956 को पंजाब के पेप्सू को मिलाकर के एक स्टेट बनाया गया। 1 नवंबर 1966 में तो भाषा के आधार पर पंजाब में से जो हरियाणा अस्तित्व में आया और पंजाब जो था वो एक भाषा के आधार पे वो भी अस्तित्व में आया। तो 1 नवंबर 1984 दिल्ली में सिखों का कत्लेआम किया गया। 1 नवंबर 2007 में बाल विवाह रोको कानून लागू हुआ जो 2006 में जो बनाया गया था। तो 1 नवंबर 2008 को पंजाबी के लेखक राइटर करबीर सिंह कंग का देहांत हुआ। तो ये थे आज के विशेष दिनों के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं एक खित्ते की, पंजाब खित्ते की। तो जैसे आज के पंजाब के अंदर 3 क्षेत्र हैं जिसको माझा, मालवा और दोआबा कहा जाता है। तो बात माझा की करते हैं। तो ये पहले जब संयुक्त पंजाब था, पाकिस्तान वाला पश्चिमी पंजाब और जो तो था पूर्वी पंजाब था, दोनों तरफ के पंजाब थे जो, तो उसका जो मध्य क्षेत्र था उसको माझा बोला जाता था। तो ये सबसे अहम क्षेत्र था, ये पंजाब का सबसे विकसित और सबसे अहम क्षेत्र था। तो माझे की जो भाषा है वो पंजाब की स्टैंडर्ड भाषा की तरह वो रजिस्टर किया गया इस भाषा को। तो जैसे लाहौर और अमृतसर ये माझा क्षेत्र के सबसे मुख्य शहर थे दोनों। तो लाहौर पाकिस्तान में चला गया और अमृतसर था जो वो भारत में रह गया, भारतीय पंजाब में। तो माझा जो था पंजाब का जो सबसे विकसित इलाका, जो क्षेत्र जो था, सबसे विकसित क्षेत्र के रूप में इसको जो जाना जाता था। तो पंजाब के बीचों बीच या केंद्र में होने के कारण इसको माझा कहा जाता है। तो माझे के जो लोग हैं वहाँ रहने वाले, उसको
एक और भाषा में भी मझैल कहा जाता है। तो ये ब्यास दरिया और रावी और झेलम दरिया तक ये फैला हुआ क्षेत्र था ये। लेकिन अब तो ये बंटवारे के बाद बहुत छोटा हो गया। तो ये इलाका जो था सबसे बड़ा विशेष क्षेत्र था पंजाब का। 1947 में जो देश के बंटवारे के बाद ये सिर्फ एक माझा क्षेत्र ही था जो 2 हिस्सों में जिसका बंटवारा हुआ। तो पाकिस्तान में और भारत में, पाकिस्तान में जाने वाला और भारत में रहने वाला जो क्षेत्र था वो माझा क्षेत्र ही था जिसका बंटवारा हुआ। तो इसमें इस क्षेत्र में जो मुख्य क्षेत्र या शहर आते थे, ज़िले आते थे, तो जैसे लाहौर, गुरदासपुर, सियालकोट, गुजरात, तरनतारन, पठानकोट, ननकाना साहिब, लायलपुर, ये उस क्षेत्र के मुख्य शहर थे उस समय। ये था माझा के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति को जो वोटर है, मतदाता है जो, वो उसको सीधा उसका चुनाव नहीं करते, बल्कि ये इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से ये तय किया जाता है उसके राष्ट्रपति के चुनाव को, राष्ट्रपति चुनने को। तो जब अमेरिका की जो मतदाता है वो राष्ट्रपति की जब चुनाव करते हैं, उसका चुनाव करते हैं, तो उसके लिए वो मत देते हैं, वोट डालते हैं। तो वो असल में अधिकारियों के एक समूह को अपना मत देते हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। तो कॉलेज शब्द का मतलब है ऐसे लोगों का इकट्ठ, समूह जो एक जैसे काम के साथ ही जुड़े होते हैं। जो लोग इलेक्टर्स होते हैं तो उनका काम राष्ट्रपति और सहायक राष्ट्रपति की चुनाव करना होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज की जो बैठक है वो हर 4 वर्ष के बाद चुनाव से कुछ जो है सप्ताह बाद में होती है, ताकि इस काम को व्यवहारिक रूप दिया जा सके। चुने हुए नुमाइंदों के बारे में उस काम को व्यवहारिक रूप दिया जा सके। तो इलेक्टोरल कॉलेज किस तरह काम करता है? तो हर स्टेट में इलेक्टर्स की जो है इसकी कॉलेज की, इसकी गिनती है जो वो विशेष तौर पे हर उस स्टेट की जो वहाँ की आबादी है तो उसके अनुपात में होती है। कुछ इलेक्टर्स की गिनती जो है, कुल जो इलेक्टर्स की गिनती है वो 538 है। तो हर स्टेट में इलेक्टर्स की गिनती जो है विशेष तौर पे उस स्टेट की आबादी के अनुपात में होती है। जैसे कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा 55 इलेक्टर हैं और उत्तरी डकोटा जैसे कुछ और स्टेट में इनकी गिनती कम से कम 3 है। तो हर इलेक्टर जो है इलेक्टोरल का प्रतिनिधि है जो उसकी वोट, वो उसका प्रतिनिधि है जो वो वोट करता है। और किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति का पद मिलने के लिए 270 या उससे ज़्यादा मत की ज़रूरत होती है। तो सामान्य रूप में हर स्टेट में बहुत से इलेक्टोरल कॉलेज जो हैं वो मत को उसी को देते हैं जिस स्टेट में आम मतदाता ने उनको
जीत हासिल करवाई होती है। उदाहरण के तौर पर जेकर अगर मान लो रिपब्लिकन उम्मीदवार को टेक्सास में 50.1% जो है मतदान के साथ जीत हासिल हुई है, और उसी स्टेट में सभी जो है 38 इलेक्टोरल कॉलेज वोट दिए जाएंगे, यानी कि सभी उसको वो दिए जाएंगे, तो उस इलाके में वो जीत जाएगा। तो सिर्फ 2 स्टेट माइन और नोबार्सा ऐसे स्टेट हैं जो अपने इलेक्टोरल कॉलेज को अपने मतदाता की ओर से हर उम्मीदवार को दिए गए मत के हिसाब से उसको बांटते हैं। इस कारण राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार खासकर स्विंग स्टेटस को वो निशाना बनाते हैं। तो एक ऐसे स्टेट में जहां वोट किसी भी तरफ जा सकते हैं, तो इस कारण उम्मीदवार को देश भर में, पूरे अमेरिका में, देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा मत हासिल करने की वो कोशिश नहीं करते हैं। तो ये उम्मीदवार जितने भी स्टेट में जीतते जाएंगे, वो उनको उनकी ज़रूरत के जो है 270 इलेक्टोरल कॉलेज की जो मत है उनके पास वो ले जाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों की मत से ज़्यादा मिली हुआ जो मतदान है, हुआ मतदान है हो और फिर भी वो राष्ट्रपति ना बन सके? तो ऐसा होता है अमेरिका में। किसी उम्मीदवार को बहुमत वोट मिला हो लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति ना बने, तो ऐसा होता है वहाँ। तो ऐसा उन उम्मीदवारों के साथ हो सकता है जो देश भर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, और लोकप्रिय होने पर वो 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने के लिए अपनी ज़रूरत के अनुसार स्टेट में ना जीत सके हों। तो असल में जो पहले 5 चुनाव हो चुके हैं, उनमें से 2 में ऐसे उम्मीदवार जीते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए जीते हैं, जिनको उनके जो विरोधी उम्मीदवारों के मुकाबले आम लोगों ने कम वोट दिए थे, कम उनको मतदान हुआ था। तो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले तकरीबन 30 लाख कम उनको जो वोटें मिली थी, कम मत मिले थे उनको, मगर वो राष्ट्रपति बन गए, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज ने उनको बहुमत दे दिया था, जो 270 का जो आंकड़ा है। तो 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 271 इलेक्टोरल वोट जो थे वो जीते थे, बल्कि डेमोक्रेटिक जो उम्मीदवार था अल गौर को आम लोगों ने 5 लाख से भी ज़्यादा मतदान दिया था। तो ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया अमेरिका में? जब 1787 में अमेरिका का संविधान जो था वो बन रहा था, लिखा जा रहा था, तो उस समय आम जो लोगों के ओर से चुने गए व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना अमली रूप में असंभव था। ऐसा देश के आकार और संचार के कारण मुश्किल था। तो साथ में ही वाशिंगटन डीसी में संसद मेंबरों को राष्ट्रपति को उसका चुनाव करने की इजाज़त देने के लिए जो उनका उत्साह था वो न के बराबर था। तो ऐसे संविधान बनाने वालों ने इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था कर दी थी, जिसमें हर स्टेट इलेक्टर होता है, चुनता है, और छोटे सूबे में वो व्यवस्था के पक्ष में थे, क्योंकि इसके साथ जो था उनको राष्ट्रपति तय करने में कौमी पॉपुलर मत के मुकाबले अपनी आवाज़ ज़्यादा ताकतवर तरीके से
रखने का समय मिला। तो ये था अमेरिका में राष्ट्रपति चुन करने का तरीका और आज का विचार। कैसा लगा, अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं किसी ऐसे और नए विचार के साथ, तब तक नमस्कार।